नमस्कार। अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ भारतीय पुलिस सेवा के 2002 बैच के ऑफिसर हैं जो इस समय अ, जबलपुर रेंज के आईजी का दायित्व निभा रहे हैं। भगवत सिंह चौहान साहब हमारे साथ हैं। और अगर मैं उनकी बात करूं तो एक कमिटेड और डेडिकेटेड ऑफिसर की इमेज के साथ वो आगे बढ़ते रहे हैं। और एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से आने के बाद उनका पूरा फोकस अपने करियर पर भी रहा है और करियर के साथ एक्सीलेंस के साथ निरंतर आगे बढ़ने पर भी रहा है। कुछ ज़िलों में उन्होंने दायित्व संभाला है पुलिस अधीक्षक का, और जबलपुर में लंबे समय तक वो डीआईजी की जिम्मेदारी इसके पहले निभा चुके हैं। और ये बड़े फ़ख्र की बात भी होती है और उस अधिकारी को भी बहुत अच्छा लगता है जहाँ वो एक पोजीशन लंबे समय तक होल्ड करता है और वहाँ फिर एक लीडिंग पोजीशन को भी वो संभालता है। जिस रेंज के आप डीआईजी रहे हों वहीं के आईजी आप बने, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जबलपुर रेंज काफ़ी महत्वपूर्ण रेंज है और उसके मुखिया की, पुलिस के मुखिया की जिम्मेदारी भगवत जी संभाल रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं चौहान साहब की तरफ। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका और अफसरनामा में, और इस जर्नी में आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा, इस कार्यक्रम में हम यादों का झरोखा खोलते हैं और लेकर चलते हैं पीछे। जब एक जर्नी आप शुरू कर रहे थे, एक युवा भगवत सिंह चौहान, आंखों में सपने हैं, उम्मीदें हैं, आगे बढ़ने का जज्बा है। कैसे याद करते हैं आप उस युवक को जिसका नाम भगवत सिंह चौहान है और जो अपना करियर बनाना चाहता है? एक इंस्पिरेशन भी है उसके भीतर कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, अखिल भारतीय सेवा की तरफ भी जाना है। किस तरह से आप याद करते हैं अपने स्कूल और कॉलेज के उन दिनों को और उस युवा भगवत सिंह चौहान को? जी सर जी, थैंक यू, आपने मेरा परिचय दिया। जी और स्कूली, जहाँ तक आपने पुरानी बात याद अभी आप पूछ रहे थे, तो मुझे उसी समय बहुत सारी चीज़ें याद आई। तो शुरुआत से ही यूनिफॉर्म सर्विसेज से लगाव था और 8th में हमने कोशिश की थी कि मैं सैनिक स्कूल में प्रवेश पा सकूं, जी और उसमें हमारा रिटन में भी सिलेक्शन हुआ था। फिर अल्टीमेटली परिवार के वालों ने, ख़ास तौर से माता जी ने नहीं जाने दिया। और उसके बाद फिर मैंने 9th से एनसीसी स्कूल में ले ली थी। और फिर कॉलेज टाइम में भी मैं लगातार एनसीसी में करीब 6 साल रहा। और ग्वालियर संभाग का मैं सीनियर अंडर ऑफिसर करीब 2 साल में रहा। और उस दौरान हमने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की, इवन आर्मी अटैचमेंट कोर्स भी हमने उसमें किया था। तो उसी समय से पुलिस वर्दी से हमको बहुत लगाव था कि आर्मी में या पुलिस में मैं जाऊँ। तो और इसके बाद फिर मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट करता रहा। फादर के ट्रांसफ़र होते रहे, जगह स्थान बदलती रही, और मैं लगातार अपने इस अभियान में लगा रहा। तो शुरुआत में मैं इंडस्ट्री इंस्पेक्टर हुआ, फिर स्टेट बैंक में मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर मैं पीएससी में 88 में डीएसपी के पद पर सेलेक्ट हुआ। जी और मेरी ट्रेनिंग 1 जनवरी 88 से सागर पीटीएस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में शुरू हुई। इस तरह से हमारा ये यूनिफॉर्म सर्विसेज का और पुलिस में पदार्पण का हमारा ये सफ़र रहा है। जी जी चौहान साहब, आपकी जर्नी को जिस तरह से हमने सुना है और समझा है, तो एक चीज़ इसमें बहुत साफ नज़र आती है कि लक्ष्य आपका बहुत स्पष्ट रहा है। आप बहुत क्लैरिटी से देख रहे थे कि मुझे जाना कहाँ है। जैसा आपने कहा कि वर्दी के प्रति, यूनिफॉर्म को लेकर आपके मन में शुरू से एक आकर्षण था और आप अपने उस लक्ष्य को कभी आप भूले नहीं। लेकिन भारत में हम सब जानते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में कुछ प्रेशर्स भी होते हैं कि परिवार का युवा सदस्य जल्दी एक अर्निंग मेंबर में बदल जाए तो वो पिता के लिए या पूरे परिवार के लिए बड़ा संबल होता है। तो आपने उन दायित्वों का भी सफलतापूर्वक निर्वाह किया, और ये उतना ही कठिन होता है कि आप कुछ नौकरियां करने के बाद अपने लक्ष्य को हासिल करें, ये बहुत सहज नहीं होता है। लेकिन आप ये तमाम चीज़ें करते रहे। बहुत सारे युवा इस कार्यक्रम को देखते हैं बड़ी संख्या में, और वो सफलता के मंत्र को समझना चाहते हैं,
जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। आप क्या कहेंगे उन नौजवानों से जिनके लिए ये संभव नहीं है कि वो किसी बड़े लक्ष्य के लिए, अखिल भारतीय सेवा के लिए 2-3-4 बरस चुपचाप तपस्या करते रहें, क्योंकि पैसा भी कमाना है? क्या कहेंगे आप उनसे, कैसे मेहनत करें? जी। मेरा तो सभी नौजवानों से यही अनुरोध है कि स्कूल टाइम में ही उनको अपना उद्देश्य और अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। तो उसमें फिर प्रिपरेशन के लिए और हमको अपने आप के, हमको सबसे पहली बात है कि एजुकेशन के अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमको जो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है जी, वो स्कूलिंग से ही शुरू होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरा सैनिक स्कूल में पहले उद्देश्य था, तो उस हिसाब से जो मैंने तैयारी की थी, तो 8th क्लास में उस समय 8th बोर्ड अपना होता था, तो संभाग ग्वालियर संभाग में मैं भिंड जिले से मैं उस समय एग्ज़ाम दिया था, तो मेरी संभाग में 8वीं पोजीशन थी। तो वो जो 8वीं पोजीशन मेरी आई, वो ड्यू टू सैनिक स्कूल की तैयारी और उस हिसाब से जो मैं अपने आप को तैयार कर रहा था पढ़ाई लिखाई में, तो उससे मुझे बहुत संबल मिला। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया कि एक भिंड डिस्ट्रिक्ट के एक गवर्नमेंट स्कूल जो कि बहुत सुविधा से भरपूर नहीं था, उस जमाने में भी कई कॉन्वेंट स्कूल और मिशनरी स्कूल होते थे, और हमारा हिंदी मीडियम था, और उसके बाद भी हमने संभाग में जब 8वीं पोजीशन ली, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया और मैं अपने लक्ष्य को और दृढ़ करता गया। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा पुलिस में ही केवल नहीं, हमारा यूनिफॉर्म फोर्स का था, पहला ध्येय हमारा आर्मी में ही सिलेक्शन का था जी। उस हिसाब से मैंने फिर 9th में अपने आप को उस समय एक समय था कि लोग इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे थे, कुछ मेडिकल लाइन में, उस प्रोफेशन का ज़्यादा महत्व था, परंतु हमने सिंपल अपने सब्जेक्ट लिए और बीएससी किया फिर साइंस से, और उसके बाद फिर हमने एमए हिस्ट्री से किया। जब मुझे लगा कि नहीं, हमारे उद्देश्य के लिए हमको कंपटीशन में हमको आर्ट्स के सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, तो मैंने दोनों चीज़ का, साइंस प्लस आर्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, और भोपाल यूनिवर्सिटी में मैं हमीदिया कॉलेज से मैंने एमए हिस्ट्री से किया है, और वहाँ भी हमने यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन प्राप्त की थी। तो ये सब हम इसी प्रकार से स्पोर्ट्स में मैं हमेशा हॉकी में और ख़ासतौर से एथलेटिक्स में मेरे 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 और 5000 मीटर, ये 4 मेरी रेस होती थी। तो साइंस कॉलेज ग्वालियर की भी चैंपियनशिप हमने उठाई है, और हमीदिया कॉलेज की भी चैंपियनशिप हमने स्पोर्ट्स में उठाई है जी। और जैसा कि मैं पहले बोल चुका कि मैं एनसीसी में ऑलरेडी मैं सीनियर अंडर अफसर पहुंचा था और संभाग लेवल को लीड करता था। तो ये सब हमने अपने आप को व्यक्तित्व स्कूल और कॉलेज टाइम में ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया और लगातार अपने लक्ष्य में लगा रहा, और ईश्वर की कृपा से हमको सफलता भी मिली। तो मेरा यही सब नौजवानों से अनुरोध है कि दृढ़ निश्चय रखें, मेहनत करें और अपने लक्ष्य से भटके नहीं, उसी दिशा में वो प्रयास करते रहें कि उस लक्ष्य के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आराम से आप सफलता मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जो इस बातचीत में आपकी चर्चा और उसके कंक्लूजन से, इस सवाल के कंक्लूजन से मैं कहूँगा मैं निकाल पाया हूँ, वो ये है कि अपना लक्ष्य आप जितनी अर्ली सेट कर लेते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या आप 8वीं पास करने के बाद जब आप 14 साल, एक किशोर वय जिसको हम कहते हैं, आप प्रवेश करते हैं, तो क्या आप चुन लेते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, और गंभीरता से चुन लेते हैं, और क्या आप उस दिशा में बढ़ते हैं? ये सबसे उन युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है जो इस समय 11th, 12th, 10th में हैं और सोच रहे हैं कि आगे उन्हें कहाँ जाना है। तो ये भगवत सिंह जी की ये बात आप गांठ बांध दीजिए कि आपको अभी से ये तय करना होगा कि एक्टर होना है, इंजीनियर होना है, अधिकारी होना है, या जिस करियर को आप ऑप्ट करना चाहते हैं आप उसको चुनिए। चौहान साहब, एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे जहन में आती है वो ये है कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और कई बार आप सफल होकर भी असफल होते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आपको लगता है कि आप जो चाहते थे वो आपको सफल होने के बाद भी नहीं मिला, और कई बार असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है, जैसा अक्सर कहा जाता है। ये तो दार्शनिक बात हुई,
लेकिन असफलता से लड़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बॉलीवुड के एक नामचीन अभिनेता जिनके बारे में सुसाइड की खबर हम सब ने सुनी, सुशांत सिंह राजपूत जी की, बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है। सफल सब नहीं हो सकते और असफलता का प्रतिशत बहुत बड़ा है, लेकिन असफलता के बाद भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश करना। आपके साथ भी हुआ होगा, कुछ ऐसा अनुभव हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि नौजवानों को ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है उन तक पहुँचे मैसेज। जी शरद जी, आपने बहुत शानदार प्रश्न किया है और जब आप प्रश्न करते हैं तो मेरे दिमाग में वो पुराने ख्याल आ जाते हैं और चीज़ें याद आ जाती हैं। जी मैं आपको बताऊं कि जो आपने बात कही असफलता वाली, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आर्मी में जाने का ज़्यादा इच्छुक था, मेरी तमन्ना थी और सैनिक स्कूल में मेरा प्रवेश भी हुआ, परंतु पारिवारिक कारणों से मैं नहीं जा पाया। फिर मैंने प्रयास शुरू किया जब हम ग्रेजुएट हुए और मैंने IMA और CDS कमांड डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम दिए। जी तो आप देखिएगा वहाँ मेरा दुर्भाग्य, मैं आपको बताऊं कि मैंने 5 इंटरव्यू दिए हैं। ओह, मैंने इंडियन आर्मी के लिए दिया, इंडियन नेवी के लिए दिया, इंडियन एयरफोर्स के लिए दिया, इन सब में असफल हुआ। तो उसके बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के लिए दिया, जो 5 ईयर्स का जो टेम्परेरी कमीशन होता है। इसमें आप देखिए कि जैसे नेवल के लिए, नेवल अकेडमी के लिए, एयरफोर्स के लिए जी हायर स्टैंडर्ड की मैथ्स का उसमें मांगते हैं, फिजिक्स मांगते हैं जी। और मैं चूंकि BSc छोड़ के MA में आ गया था, तो उतनी अच्छी मेरी स्ट्रॉन्ग मैथ्स और फिजिक्स नहीं थी। उसके बाद भी मेरी मेहनत के कारण मैं रिटर्न तो हर बार निकालता रहा, पर इंटरव्यू में जो वहाँ 5 दिन का जो SSB इंटरव्यू होता है जी उसमें मैं हमेशा असफल होता रहा। जी। जब मैं 4-5 बार असफल हुआ, तब फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब MPPSC और दूसरे सर्विस भी देखी जाए। जी। सर्विस तो मैं ऑलरेडी कर रहा था, बैंक में आ गया था, उसके जी। पहले इंडस्ट्री इंस्पेक्टर में आ गया था। तो सर्विस की या अनएम्प्लॉयमेंट की मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे प्रॉब्लम ये थी कि अपने लक्ष्य तक और ऊंचा पहुंचने की। जी जी। तो ये जो असफलताओं का दौर, आप सोच सकते हैं कि जो 3-3.5 साल जो हमारे चले, ये जो 5-6 एग्जाम हमारे आर्मी के हुए, उस बीच में डगमगाने की कोशिश आदमी डगमगाई का ही जाता है। बिल्कुल ठीक वो अपना आपा खो देता है, डिमोराइज हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। पर हमने वो नहीं रखा, हमने फिर अपना थोड़ा सा डाइवर्ट करके फिर हमने पुलिस को चुना कि हमने कहा कि अब पुलिस को दे। और ईश्वर की कृपा से हमारी चूंकि वो लंबी मेहनत थी 5-6-7 साल की, तो हम पहले अटेम्प्ट में ही PSC में सेलेक्ट हुए और हमारा DSP में पहले अटेम्प्ट में ही उसमें चयन हो गया। जी। तो ये बात आपने जो कही थी कि असफलताओं से यदि हम डरेंगे, घबराएंगे और डिप्रेस हो जाएंगे तो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको उसके रास्ते चुन के और आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, यही मेरा मूल मंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये बहुत ही मजबूत मूल मंत्र है। इसको सुनकर मैं खुद बड़ा मोटिवेट हुआ कि उन 3-4 सालों में, जबकि रिटन हर बार क्लियर हो रहा है और इंटरव्यू में आप सफल नहीं हो रहे हैं, उसके बाद आपने एक दूसरी लाइन पर गौर किया और उस पर आप आगे बढ़े, बजाय ये सोचने के कि क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, भाग्य क्यों साथ नहीं दे रहा है, मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, जिसमें हम अक्सर उलझ जाते हैं और अपने से इतना प्रेम करने लगते हैं कि अपनी असफलताओं को इतना बड़ा करते चले जाते हैं कि वो पहाड़ जैसी हो जाती हैं और उसी के नीचे हम दब कर बहुत ही ख़राब स्थिति में पहुंच जाते हैं। इससे बचने की ज़रूरत है। आपने वही किया और एक बाईपास रास्ता आपने चुना और इस बाईपास मार्ग से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे और वो यूनिफॉर्म जो सेना की सपना था आपका, लेकिन पुलिस की वर्दी भी उतनी ही महत्वपूर्ण और उतनी ही सम्माननीय है जितना मैं समझता हूँ। और दोनों का नेचर जो है, जॉब काम करने का तरीका भी काफ़ी एक है। इस तरह से आगे बढ़ते हुए जब आपने अपने लक्ष्य को हासिल किया और फिर वो लक्ष्य भी आपने हासिल किया जिसको हम कहते हैं कि एक सपना ही होता है हर व्यक्ति का जो अखिल भारतीय सेवा में आना चाहता है, और आपने अखिल भारतीय पुलिस सेवा में भी पदार्पण किया। जब एक SP के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर, एक ज़िले के कप्तान के तौर पर जब आपने पदभार संभाला, तो उस समय क्या अनुभूति थी
और किस तरह के भाव थे आपके मन में, और जो वर्किंग थी आपकी उसमें भी क्या आपने कुछ नवाचारी प्रयोग करने की कोशिश की? क्योंकि कहा जाता है कि पहला कलेक्टर और पहला एसपी बड़े नवाचारी प्रयोग करता है अपने ज़िले में। जी जी। तो जैसा कि आपने कहा कि जब पहली बार एसपी बने तो निश्चित रूप से ही एक प्रोविंसेस सर्विसेज से आईपीएस मिलना और पहली पोस्टिंग एसपी नरसिंहपुर के रूप में होना जी बहुत गौरव की बात थी। और मैंने बड़ा खुशी उसको ज्वाइन किया और एक अच्छा अनुभव ये हुआ कि जिस पद के नीचे हम लंबे समय से एज ए डीएसपी, एज ए एडिशनल एसपी, एज ए सीएसपी, एज ए एसडीओपी काम करते रहे हैं और उस पद पे हम बैठकर लोगों को निर्देशित कर रहे थे, तो हमारा शरद जी मानना ये है कि जैसा आपने कहा कि नवाचार, तो देशभक्ति और जनसेवा दो हमारे मोटो हैं मध्य प्रदेश पुलिस के। इसमें जनसेवा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनसेवा से मेरा मतलब है कि फरियादी जो भी थाने पे, चौकी पे या एसपी ऑफिस में आता है तो वो पीड़ित व्यक्ति की तत्काल सहायता करना मैं सबसे पहला उद्देश्य समझता हूँ कि जो परेशान बेहाल आदमी आ रहा है, एक हेल्प के लिए पुलिस के पास आता है तो उसको तत्काल सुनना चाहिए सबसे प्राथमिकता के तौर पे। और मेरा मानना है कि स्पॉट पे भी तत्काल पहुंचना चाहिए, स्पॉट की गंभीरता के हिसाब से कि घटना क्या है। घटना ये हल्की उल्की है तो वहाँ एक हेड कांस्टेबल भी भेजा जा सकता है, गंभीर घटना है तो निश्चित रूप से थाना प्रभारी को स्वयं जाना चाहिए। तो मैंने वही लक्ष्य रखा और नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति को हमने स्ट्रॉन्ग किया थाने वाइज। गाडरवारा में एक ओल्ड एज के लोगों के लिए वहाँ पर हमने एक नया प्रयोग किया था कि एक सूची बनाई सर्वे करके कि जो ओल्ड एज के लोग हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, अकेले रहते हैं, उनको दवाई की, उनको और किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट है, तो हमने एक वॉलंटियर्स की टीम तैयार की थी और वो उनकी समस्या दूर करते थे। इवन जैसे दवाई मंगाना है, बिजली का बिल जमा करना है या कोई और इस टाइप का काम है जो उनके बच्चे ही कर सकते हैं, तो हमारा वो दल करता था। तो कुल मिला के मेरा उद्देश्य ये था कि जनता की सेवा हमको करना है। जी जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और सही बात है कि आम फरियादी तक न्याय सुनिश्चित हो सके और पुलिस एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली पर चलते हुए हर उस गरीब और मजलूम को जिसके पास उतना एक्सेस नहीं है सुविधाओं का और ना वो अपनी बात ठीक तरीके से सिस्टम तक, तंत्र तक पहुंचा पाता है, उसकी बात को सुन लिया जाए ठीक से तो आधा समाधान तो वहीं हो जाता है। चौहान साहब, ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है जब आप दाम्पत्य जीवन नाम की संस्था में प्रवेश करते हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपकी जो अर्धांगिनी हैं वो क्या वर्किंग हैं या फिर वो हाउस मैनेजर हैं, यानी गृह स्वामिनी हैं जिससे बड़ा दूसरा कोई काम है नहीं? फिर मैं अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ करता हूँ। जी जी, हाउस वाइफ है जो है। जी जी। परिवार एक बहुत अहम कड़ी होता है आपकी सफलता में भी और आपकी असफलता में भी। जैसा वो कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मैं इसमें थोड़ा संशोधन करता हूँ क्योंकि महिला का हाथ तो निश्चित तौर पर होता है, लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि हर असफल व्यक्ति के पीछे भी कई बार आप देखेंगे तो परिवार का सपोर्ट या परिवार की जो एक अहम कड़ी है आपकी जीवन संगिनी, उनका सही मात्रा में सहयोग और सपोर्ट न मिल पाना भी एक बड़ा कारण होता है। पुलिस या सेना ऐसे सर्विसेज हैं जहां पर आप परिवार के लिए समय काफ़ी कम निकाल पाते हैं। ऐसे में कई बार शीत युद्ध जैसी स्थितियां भी बनती हैं, एक चुप्पी डेवलप होती चली जाती है जो जीवन के दोनों पक्षों को बहुत गंभीरता से प्रभावित करती है, बच्चों पर भी असर डालती है। आपका किस तरह का अनुभव रहा और आपने इस तमाम व्यस्तता के बीच परिवार के साथ संबंध, कम्युनिकेशन और उस गर्मजोशी को कैसे बनाए रखा, इस पर ज़रूर कुछ रोशनी डाली। इसमें शरद जी ऐसा है कि ये आपने बहुत सही कहा है कि ये तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी ऑड आवर्स में हम लोगों की ड्यूटी रहती है और मैं आपको बता दूं कि मैं शुरुआत में डकैती क्षेत्रों में, नक्सली क्षेत्रों में पोस्टेड रहा हूं, तो वहाँ हमको नक्सली क्षेत्र में मुझे 8-8, 10-10 दिन के लिए भी बाहर जंगल में एक टुकड़ी बना के घूमना पड़ता था।
तो बहुत दिक्कत वाला काम रहता था। और उस पर हम लोग जो है ये है कि जब भी घर पे रहते थे तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर देते थे। और एक हमको सिद्धांत ट्रेनिंग के पीरियड में ही हमको एक आईजी साहब ने बताया था कि जब भी आप घर पे जाएं तो भले ऑफिस से या फील्ड से चाय पी के जाएं, घर पे जरा सबसे पहले जो है ये बोलिए कि भाई चाय पिलाइए, चाय पी ले। तो उसमें उनका ये मेरा अनुभव है कि वो जो 10 मिनट में 10 मिनट के अंदर दिन भर में या आपके एब्सेंट के दौरान ने बच्चों ने क्या किया, घर में क्या समस्या आई, क्या डेवलपमेंट हुआ, किसका फ़ोन आया, किससे क्या बातचीत हुई, पूरा एक पारिवारिक आपको जितना भी कंप्लेंट या शिकायत या सुझाव वो सब 10 मिनट के अंदर मिल जाते हैं। वो फार्मूला मैंने शुरुआत से बना के रखा कि मैं रात को 10 बजे भी जाऊं तो भले खाना खाना है, पर 10 मिनट पहले उसको जो है चाय जरूर पीते थे। और उस भी दौरान हमको पूरी रिपोर्टिंग और मुखबरी बच्चों से या इनसे मिल जाती थी और उससे हम उन समस्याओं का तत्काल निराकरण और जो बातें रहती थी हो जाती थी, तो अगले 24 घंटे के लिए हम फिर निश्चिंत हो जाते थे जी। ये फार्मूला हमने रखा है। तो तालमेल तो बनाना पड़ता है और वो बहुत ज़रूरी है। जी जी, मुझे लगता है सर ये मैं सबसे पहले मैं भी इस पर अमल करने वाला हूँ। और हम लोग अपनी टेलीविज़न की भाषा में कहते हैं कि इसको 10 मिनट का एक फटाफट बुलेटिन है ये। तो ये पत्नी के साथ चाय के साथ दिन भर की घटनाओं का एक फटाफट बुलेटिन, चाहे अर्धरात्रि हो, क्योंकि आपकी तरह कई बार हमें भी इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन मुझे ये सुझाव बहुत रचनात्मक और बड़ा मुकम्मल लगा कि आप लंबी चर्चा के बजाय 10 मिनट चाय की चुस्कियों के बीच में सुन लीजिए कि घर में क्या कुछ घटा है और बच्चों ने क्या कुछ किया है। सर कमाल चीज़ है। उन आईजी साहब को भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये गुरु मंत्र आप तक पहुँचाया। सर कंक्लूड करते हुए जानना चाहूँगा चौहान साहब, कहा जाता है हमेशा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। चाहतें कभी ख़त्म नहीं होती, उम्मीदें चलती ही रहती हैं, परवान चढ़ती रहती हैं, लेकिन इसके बीच में संतोष या अध्यात्म भी एक ऐसा पक्ष है जो अगर हमारे जीवन में शामिल होता है, समाहित होता है, तो जीवन को लेकर जो कई बार हमारे अंदर शिकायत का भाव होता है, अभाव का भाव होता है, सब कुछ मिल जाने के बाद भी एक नैराश्य होता है, हम उससे मुक्त होते हैं। क्या इस तरह की कुछ अनुभूति से भी आप गुजरे और आपने अपने जीवन में इसको शामिल किया, या आपको लगता है कि जीवन एक व्यवहारवाद का ही नाम है और उसी के मार्ग पर चलना चाहिए? शरद जी, मैं तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं आध्यात्मिक भी हूँ और धार्मिक भी बहुत हूँ। और मैं अंदर की जो भावना रूप से गरीब और निसहाय और छोटे बड़ों में कोई अंतर ना समझना, इस टाइप की मेरी अंदरूनी फीलिंग और मानसिकता है। वाह। हमारे चैम्बर में कोई गांव का, देहात का, गरीब मजदूर वो आएगा तो उसको सबसे पहले मैं चेयर पे बैठाता हूँ, चाहे एक लखपति करोड़पति आए चाहे कोई आए। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो वेटिंग रूम में 5 मिनट भी आदमी ना रुक पाए, ये बहुत अच्छी जैसी आए वो मेरे से उसकी मुलाकात हो जाए। तो मैं जनरली गेट अपना खुला भी रखता था जी, जनरली गेट खुला जी। तो इसलिए हमारे यहाँ वो नहीं है कि ये समय, ये मिलने का समय ये, या वेटिंग में उसको रोक के रखा हुआ है, साहब अंदर अभी काम कर रहे हैं, बिजी हैं, या बंगले पे उनने कहा साहब पूजा कर रहे हैं, अभी नहा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो आया उससे 5 मिनट के अंदर हम मिल लेते हैं, तत्काल जिस हालत में हम होते हैं उससे मिल लेते हैं। तो जो आध्यात्मिक और धार्मिक वाली बात आपने की, अंदर से ईश्वर ने मुझे कुछ ऐसा बनाया है कि मुझे खुद अपने मन से कुछ करने की इच्छा होती है। और जहाँ तक आपने कहा कि जीवन में कोई आपको, मैं बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत मैंने मध्य प्रदेश पुलिस का हमने बहुत आनंद लिया है। और ये मैं समझता हूँ कि पुलिस की जो जॉब है, जो सर्विस है, इससे बेहतर सेवा, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे जन सेवा हो, या एक दूसरे की सहयोग करने की, परोपकार करने की भावना जिसमें रखती हो, तो इससे अच्छी मौका, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं नहीं समझता हूँ। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को बहुत एंजॉय किया है और अभी भी मैं बहुत इसको तत्परता से और उससे मैं एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। इस विभाग से हमने बहुत कुछ लिया है और हमने दिया है, तो हमको मिला भी बहुत है।
जी तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने मध्य प्रदेश पुलिस का। जी जी। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही नायाब बात आपने कही है, और इसी ज़मीन पर एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो मुझे भी बहुत पसंद है, आपको भी अच्छा लगेगा सुन के। जिसको नहीं है खबर उसमें जोशो खरोश है, जो पा गया है राज वो चुप है खामोश है। जिसको खबर नहीं है, जिसको लगता है कि धन अर्जित करना ही जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है, वो बड़े जोश में है। जिसको लगता है प्रसिद्धि से बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है, वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। और जिसको मालूम है कि ये सब निरर्थक है, मन की शांति, दूसरों का सम्मान, छोटे बड़े के भेद को समाप्त करना, यही ईश्वरीय ध्येय है, इसी को लेकर आगे बढ़ना है, वो शांत है, शांत मुस्कुराहट से भरा है। और आपके पूरे व्यक्तित्व में वो शांति, वो खामोशी, बिना किसी बेचैनी के जीवन को देखने की एक अंतर्दृष्टि हम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके आगे के सफल और समृद्ध प्रशासनिक पुलिस सेवा के जीवन के लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू द्विवेदी जी, थैंक यू। तो ये थे 2002 बैच के आईपीएस ऑफिसर और वर्तमान में जबलपुर रेंज के आईजी की भूमिका निभाने वाले भगवत सिंह चौहान साहब। अफसरनामा में अगली बार एक और अधिकारी को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए।